हम लोग अभी देख रहे हैं तो कल का क्लास का कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? एनईपी चल रहा है ना। एनईपी 2020 चल रहा है। तो एनईपी 2020 में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो हम लोग एनईपी 2020 में हम लोग देखे कि असेसमेंट और एवोल्यूशन में एनईपी का क्या भूमिका है 2020 का। तो असेसमेंट में पहले हम लोग देखे थे कि वहाँ टीचर सेंटर था, लेकिन एनईपी 2020 क्या बोलता है कि अब चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। तो चाइल्ड सेंटर में ही तो अब हमारा सेल्फ असेसमेंट आ गया, पीयर असेसमेंट आ गया, और लास्ट में टीचर असेसमेंट भी आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि और क्या बदलाव आया। तो आया है बदलाव फॉर्मेटिव और समेटिव में। फॉर्मेटिव और समेटिव का मतलब है कि पहले जब हमारा टीचर सेंटर था एजुकेशन, तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में याद हो, जब जब हमारा टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, उस समय आकलन जो होता था ना, वो समेटिव होता था। समेटिव का मतलब तुमको साल भर 365 दिन पढ़ाया गया है, बीच में कभी भी आकलन नहीं किया गया और नहीं बीच में तुम्हारा कोई मदद किया गया, सिर्फ पढ़ाया गया। और लास्ट में अंतिम दिन जो होता था, सत्र का अंतिम दिन में, तो सत्र का अंतिम दिन में तुम्हारा 3 घंटे का परीक्षा हो गया। और 3 घंटे का परीक्षा में ही तुमको जजमेंट दिया जाता था। जजमेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे? जजमेंट का मतलब यहाँ पे जजमेंट का मतलब यहाँ फैसला दिया जाता था कि तुम या तो पास हो, या नहीं तो तुम क्या हो, फेल हो। फिर तो ये जो समेटिव था, समेटिव का ज्यादा फेमस कहाँ पे था? टीचर सेंटर में। टीचर सेंटर में सिर्फ हम लोग एक दिन का आकलन कर लेते थे। लेकिन जब चाइल्ड सेंटर आया, तो चाइल्ड सेंटर में आकलन का एनईपी क्या बात बताया? एनईपी 2020 बोला नहीं, हमको तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। तो हॉलिस्टिक में सिर्फ हमारा क्या होगा? स्कॉलस्टिक और कॉस को स्कॉलस्टिक होगा, सारा कुछ हो जाएगा। मतलब हमको कॉग्निटिव डोमेन भी चाहिए, फिजिकल डोमेन भी चाहिए, सोशल डोमेन भी चाहिए, सारा कुछ डोमेन चाहिए। यानी कि हमको एक दिन में नहीं, हमको हर दिन आकलन करना होगा। तो हर दिन आकलन होगा। और दूसरा बोला कि हमको आकलन जो करेंगे वह फैसला नहीं देंगे, जजमेंट नहीं देंगे, बल्कि हम आकलन इस आधार पर करेंगे कि बच्चे में ज्ञान का क्या हो, निर्माण हो। तो निर्माण हो, तो वहां पर समेटिव वाला को हतोत्साहित किया गया। अब बोला कि नहीं, हमको फॉर्मेटिव को अपनाना है। तो वहीं से एनईपी 2020 के कारण किसका महत्व ज्यादा बढ़ गया? फॉर्मेटिव असेसमेंट का। तो अब देखो, साल भर में जो होता है, कभी भी स्कूल में जाओगे तो मालूम चला कि समेटिव जो एग्जाम होगा वह सत्र में एक ही को एग्जाम होगा। लेकिन फॉर्मेटिव जो है वो चलता रहता है। चलता रहता है मतलब लगभग तुम्हारा 40 एग्जाम फॉर्मेटिव ले लेगा, तब जाके एक तो समेटिव ले लेगा। तो अब ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं पीपीटी को ही। याद आया कल वाला टॉपिक जो भी था सरस्वती? जी सर। ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो फॉर यानी कि जो ज्ञान का निर्माण के लिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, वही ना हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यह सीखने के दौरान किया जाएगा। सीखने के दौरान में देखो, ये बच्चा लोग अभी पढ़ाई कर रहा, तो मैडम आ गई बता रही है, हाँ बाबू तुम यहाँ गलती किया, इसको ऐसे सुधारो, इसको ऐसे सुधारो। तो क्या होता है इसमें कि अभी तो हमारा फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन फाइनल एग्जाम होने के पहले ही बार बार मैडम इस तरह से हमको एग्जाम ले रही है और मेरी गलती को सुधार करके सही कर दे रही है। तो हमारा इससे फायदा क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा फायदा कि ज्ञान का हमारा क्या हो रहा है बताना यहाँ? रीजन हो रहा निर्माण हो रहा है। ज्ञान का निर्माण हो रहा है, यानी ज्ञान का रचना हो रहा है। इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? रचनात्मक आकलन। क्या बोलेंगे? रचनात्मक है। आकलन। आप क्या नहीं? तो इसको बोलेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। सर, इसका अभिनव मैंने रचनात्मक ही है। अभिनव अभिनव नहीं, हम सुने अभिनव। अभिनव, नहीं। अभिनव को अंग्रेजी में इनोवेशन, इनोवेटिव बोलेंगे, है ना। अभिनव को देखो, हिंदी में तो रचनात्मक होगा, अभिनव आकलन कहाँ होगा? रचनात्मक आकलन ही होगा, है ना। तो रचनात्मक जी। आकलन में शिक्षक क्या करता है? शिक्षक देखता है कि बच्चे क्या समझा कि नहीं समझा। वह हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे को कठिनाई कहाँ पे आ रही है। और फिर क्या देखते हैं कि जो हम अवधारणा समझाना चाह रहे हैं, अवधारणा समझाने के लिए क्या एमसीक्यू का जरूरत है, क्या प्रैक्टिस का जरूरत है क्या? जैसे इकोनॉमिक्स वाला में हम एक पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं और अभी एमसीक्यू करा रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि एमसीक्यू की जरूरत है। तो ये वाला पता कब चलता है? समेटिव में नहीं पता चलेगा। कब पता चलेगा? फॉर्मेटिव वाला में पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, फॉर्मेटिव में कौन सा बच्चा को एक्स्ट्रा मदद चाहिए, वह तुरंत टीचर को पता चल जाता है। लेकिन समेटिव में नहीं चलता। जैसे हम टेस्ट लेंगे, डेली टेस्ट ले रहे हैं, किसी का डेली कम नंबर आ रहा था, हम जान जाएंगे कि हाँ अच्छा, इसी को हमको ज्यादा मदद का जरूरत है।
अब देखो इसमें शिक्षक क्या करता है, तो पढ़ाने के तरीके में बदलाव, यानी कि फॉर्मेटिव में अगर नंबर कम आ रहा तो हम अपना मेथड चेंज करेंगे। मेथड चेंज करने का मतलब है, हो सकता है हम ऑडियो बताएं, विजुअल बताएं, या ऑडियो विजुअल दोनों बताएं। और और सबसे बड़ी बात है कि लेक्चर मेथड को हटा दें, लगातार लेक्चर मेथड से जो बोरिंग होता है उसको हटाएंगे। एक्स्ट्रा अभ्यास करवाएंगे, छोटे छोटे समूह में काम करवाएंगे, और हम लोग अपना क्या करेंगे, लक्ष्य को तय कर देंगे। ये सब किस में है, ये सब हमारा फॉर्मेटिव में होता है। और तुमसे पूछेगा, ओके। फॉर्मेटिव में पूछेगा, याद रखना कि ये पढ़ पा रही है कि इसको और बड़ा कर रहे हैं। बड़ा कीजिए सर थोड़ा। अब देखो फॉर्मेटिव में पूछेगा, है ना, फॉर्मेटिव में पूछेगा कि कौन सा एग्जाम है जो एक बार होगा, और कौन सा एग्जाम है जो बार बार होगा। तो याद रखना, फॉर्मेटिव बार बार होगा। कौन सा होगा बार बार यहाँ पे, फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव। रचनात्मक। फॉर्मेटिव वाला जो होता है वो बार बार होगा। यानी कि जो पेन कहाँ गया इसका, फॉर्मेटिव क्या है, निरंतर चक्र, वह बार बार होगा। ये वाला एग्जाम बार बार होगा, वह चलता रहेगा। तो इसमें बच्चों की समझ को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि बच्चों को कहाँ पे कठिनाई आ रही है। और जैसे ही हमको विश्लेषण में पता चल जाएगा कि यहाँ कठिनाई आ रही है, उसके बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग इसमें इसका अगर स्टेप को देखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले असेसमेंट किए। असेसमेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ, एनालिसिस कर लेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम लोग तुरंत क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। एक्शन का मतलब रिमीडियल क्लास लगा देंगे, या अपना पद्धति को बदलेंगे, पढ़ाने का पद्धति को बदलेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे लास्ट में जो है हम लोग वह सुधार करेंगे, किसमें, अपना में भी और बच्चे में भी। यानी कि हम अपना मेथड को भी सुधारेंगे, और बच्चे का ज्ञान का स्तर है उसको भी सुधार लेंगे। तो लास्ट में बच्चा का चेहरा पे क्या रहेगा, मुस्कुराहट रहेगा। देखो अब बच्चा खुश हो गया ना, बच्चा क्या किया, बच्चा का समझ में सुधार हो गया, बच्चे का आत्मविश्वास में वृद्धि हो गई, शिक्षक की शिक्षण योजना भी सफल हो गई, और बच्चे में ज्ञान का निर्माण भी हो गया। और हर एक बच्चे का प्रगति क्या हुआ, यहाँ पर सुनिश्चित हुआ। इसलिए ये वाला रिजल्ट कभी भी समेटिव से होगा क्या, बताना। ये वाला रिजल्ट किससे आएगा, नहीं। ये वाला रिजल्ट फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव से आएगा। मत। फॉर्मेटिव। तो देखो फॉर्मेटिव और समेटिव में भेदभाव कौन किया है, तो फॉर्मेटिव और समेटिव में भेदभाव जो करने वाला है वो है एनईपी 2020 है ना। एनईपी 2020 का ज्यादा जो जोर रहा, वह साफ साफ बोल दिया कि हमको क्या चाहिए, हमको फॉर्मेटिव चाहिए। और वह समेटिव को हतोत्साहित किया, किसको हतोत्साहित किया, समेटिव। यानी हिंदी में फॉर्मेटिव। तो वह योगात्मक को हतोत्साहित किया है। बोला योगात्मक में जजमेंट देते हैं तो बच्चे में क्या होता है, दूसरे के प्रति निराशा होता है, वह बच्चा हीन भावना में आता। तो समेटिव ज्यादा अच्छा नहीं, हमको फॉर्मेटिव अपनाना चाहिए, इसीलिए ग्रेड व्रेड चलने लगा। समेटिव वाला में जो परसेंटेज चलता था ना, अब वहां से धीरे धीरे ग्रेड और सब कुछ भी हटाने लगा। तो ये वाला स्लाइड में किसी कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं नहीं सर। नहीं दिक्कत है, ठीक। सर हम अगला, लोग एनईपी। क्या बोल रही है रश्मि। एनईपी 2020 पढ़ रहे हैं सर क्या हम लोग? हाँ हम लोग एनईपी 2020 पढ़ रहे हैं, तो एनईपी तो बहुत लंबा है ना। तो एनईपी 2020 में हम अभी देख रहे हैं कि यह क्या क्या का बदलाव किया है। क्या क्या बदलाव किया है, यानी पुरानी पद्धति में ना बदलाव करेगा। तो पुरानी पद्धति में हम लोग आकलन का क्या क्या पढ़ चुके थे, बताना। आकलन में हम लोग फॉर्मेटिव पढ़े हैं, और हम लोग क्या पढ़े हैं, समेटिव पढ़े हैं। तो ये तो पढ़, फॉर्मेटिव। लेकिन नया वाला सिलेबस क्या कह रहा है कि एनईपी का आगमन में क्या अंतर पड़ा है। एनईपी का आगमन में यह अंतर पड़ा है कि समेटी को हतोत्साहित कर रहा है, और फॉर्मेटिव को क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। देखो एनईपी को जब पढ़ोगी तो दो तरीके से पढ़ोगे, पहला हिस्सा चला जाएगा तुम्हारा थ्योरी में, चला जाएगा, क्या चला जाएगा, थ्योरी। एनईपी ये बोला, एनईपी वो बोला। और दूसरा एनईपी वाला तुमको ये पढ़ना होगा कि पुराना वाला शिक्षण पद्धति में किसको आउट करना है और किसको इन करना है। तो हम लोग एनईपी वाला जो है 2020, उसमें हम लोग पुराना शिक्षण पद्धति में देख रहे हैं कि किस किस को वह हतोत्साहित कर रहा है और किसको किसको वह प्रोत्साहित कर रहा है। डेली जी टाइम से सर। आएगा तब ना पता चलेगा, तुम लेट से आई है इसीलिए नहीं पता चलता है, एक दो दिन लेट की है ना। हाँ जी। हम्म। तो अब हम लोग थ्री का सी में चल रहे हैं। थ्री का सी का मतलब क्या होता है, हमारा स्क्रीन में योगात्मक आकलन, यानी कि कौन सा हो गया हमारा, समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट कब होता है, बीच में होगा कि वर्ष पर सत्र के अंत में होगा, बताना जरा। समेटिव का ट्रिक, सत्र के अंत।
सुनो, समेटी का ट्रिक वहां पर रहेगा, या तो रहेगा सत्र के अंत में, या नहीं तो रहेगा यूनिट के अंत में। ठीक है, यानी तो रहेगा तुम्हारा एक चैप्टर खत्म होने के अंत में। कोई भी अगर एक यूनिट खत्म हो जाए, एक चैप्टर खत्म हो जाए, या एक सत्र खत्म हो जाए, और उसके बाद अगर दे ले रहा है, तो उसके बाद लिया जाने वाला जो परीक्षा होता है वह क्या कहलाता है? समेटिव लेता है। समय। जैसे मान लो अभी हम चैप्टर 4 पढ़ा रहे हैं, है ना? तो चैप्टर 4 पढ़ा रहे हैं, तो चैप्टर 4 पढ़ाने के बाद अगर चैप्टर 4 हमारा खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद अगर हम एमसीक्यू दिए हैं, तो वह एमसीक्यू किसका एग्जाम्पल होगा? समेटिव का समय। एग्जाम्पल होगा। लेकिन मान लो अगर अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल अभी हम लोग चैप्टर 4 पढ़ा रहे हैं, और चैप्टर 4 में हम आर्टिकल अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, और 3 आर्टिकल के बाद हमको पढ़ाना था क्या? 4 आर्टिकल। फिर क्या पढ़ाना था? 5 आर्टिकल। हम तीसरा वाला आर्टिकल खत्म करें, और अभी हम लोग तुरंत एमसीक्यू ले लिए। अब देखो, हमारा सत्र तो खत्म नहीं हुआ, चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ, खाली आर्टिकल खत्म हुआ, और हम एमसीक्यू ले रहे हैं। यानी ये वाला हमारा कौन सा जाएगा? तो यह पढ़ाई के दौरान हो गया। तो पढ़ाई के दौरान होगा, तो यही वाला सवाल क्या बन जाएगा? ये वाला सवाल बन जाएगा फॉर्मेटिव। क्या बन जाएगा? और फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में चला जाएगा। क्यों चला जा रहा है? क्योंकि हम लोग यूनिट खत्म नहीं किए हैं और बीच में सवाल पूछ लिए हैं। लेकिन जब यूनिट खत्म हो जाए, तो पूछा गया सवाल किसमें जाता है? समेटिव में जाता है। तो देखो इसमें क्या है, कि समेटिव जो है वह हमको क्या बताता है? तो जजमेंट बताता है। जजमेंट का मतलब अचीवमेंट बताता है कि तुम पास हो कि फेल हो। वह खाली उपलब्धि बताएगा। और फॉर्मेटिव क्या, उपलब्धि खाली बताता है क्या? नहीं। नहीं नहीं। बताता। देखो जैसे कि 10वीं का बोर्ड का एग्जाम है, तो 10वीं का बोर्ड का एग्जाम है, वह साल भर पढ़ा लिया है, और अंतिम दिन परीक्षा ले रहा है। चाहे हम लोग झारखंड टेट का जो एग्जाम देंगे, तो ये बच्चा को कहाँ कहाँ डाउट आ रहा है, कोई भी गुरु जी इसको जाएगा क्या अभी मदद करने के लिए? बताना जरा, बोर्ड का एग्जाम में नहीं। नहीं करने जा रहे नहीं। हैं। और देखो, जिसको तुम रिजल्ट कहती हो वही तो जजमेंट होता है। जजमेंट का मतलब बता दिया कि हिंदी में भाई तुमको 82 आया है, 82%, अंग्रेजी में 78 है, गणित में तुम्हारा 91 है, विज्ञान में 85 है, सामाजिक विज्ञान में 80 है। ये जो कुल प्रतिशत जो दिखा रहा है, ये जो रिजल्ट है, यह रिजल्ट क्या है? तो यही रिजल्ट जो है वह अचीवमेंट है। या तो वह अचीवमेंट है, या नहीं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जजमेंट है। तो इसमें इसमें छात्र की प्रगति में, प्रगति का यहाँ पर सीधा सीधा वो जजमेंट दे दिया कि छात्र जो प्रगति कर रहा है, उसमें यह योगदान दे रहा है क्या? बताओ तो जरा। नींद में हो तुम नहीं। लोग, कोई योगदान नहीं कर नहीं। रहा। ज्ञान का निर्माण में, ज्ञान का अगर निर्माण की बात करेंगे, तो कोई भी योगदान है क्या? नहीं है। तो देखो, यह परीक्षा कोर्स के अंत में होने वाली होती है, और वह केवल यह बताती है छात्र ने क्या सीखा। तो समेटी वाला क्या बताता है? समेटी वाला सिर्फ परिणाम बताएगा कि वह क्या सीखा और क्या नहीं सीखा है। अब अगला आ जा तुम्हारा, एनईपी के अनुसार क्या है? एनईपी के अनुसार होगा तुम्हारा क्या? स्व आकलन, यानी सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? जब बच्चा अपनी खूबी को भी जाने और अपनी कमी को भी पहचाने। जैसे देखो यहाँ पे, ये अभी बाबू खुद से पढ़ रहा है, तो बाबू जब खुद से पढ़ रहा है, तो ये क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि हमको मालूम है मुझे क्या अच्छा आता है, और मुझे कहाँ पर और भी मेहनत बेहतर करना है। तो सबसे अच्छा सेल्फ असेसमेंट होता है। जैसे सेल्फ असेसमेंट मान लो तुम लोग की हो, तो सेल्फ असेसमेंट की हो, तो सेल्फ असेसमेंट के अनुसार तुम्हें पता चल रहा है कि कौन सा विषय तुम्हारा कमजोर है, तो उसमें ज्यादा पढ़ रही होगी, और कौन सा विषय कमजोर उतना नहीं है, तो उसमें कम पढ़ रही होगी। लेकिन जो लड़की सेल्फ असेसमेंट कर ही नहीं रही है, तो वो एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलने के बावजूद भी कुछ भी नहीं पढ़ाई करेगी, उसका सारा समय यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम में गुजरेगा। तो सेल्फ असेसमेंट में फायदा क्या होता है? एनईपी क्यों बोलता है कि सेल्फ असेसमेंट को प्रोत्साहित करना चाहिए? तो सेल्फ असेसमेंट में हम जब मोटिवेशन पढ़ाए थे, तो मोटिवेशन में दो तरीके का मोटिवेशन पढ़ाए थे। एक था हमारा आंतरिक, है ना, और एक था हमारा क्या? बाह्य मोटिवेशन। जिसको हम एक तो एक्सट्रिंसिक बोले थे, क्या बोले थे? ये सब पता नहीं, याद है कि इन लोगों को भूल गई है। यानी कि एक हमारा इंटरनल हो गया, और एक हमारा क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया। कौन सा मोटिवेशन ज्यादा समय तक टिकता है? बता दो रश्मि, तो लिखी थी ना कॉपी में। आंतरिक। हाँ, ये वाला जो होता है ना, ये बहुत लंबे समय तक टिका हुआ रहता है।
या टिकाऊ होता है। तो देखो, जब बच्चा सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, यानी यह खुद की कमजोरी को जान रहा है कि हमको कहाँ पर बेहतर करना है। तो जब खुद की कमजोरी को यानी कि सेल्फ से ही जान गया, तो इसके द्वारा जब पैदा मोटिवेशन होगा, जो नीड होगा, जो पढ़ाई करने का नीड क्या उत्पन्न करता है, ड्राइव को उत्पन्न करेगा। और ड्राइव से हमारा क्या उत्पन्न होगा, मोटिवेशन उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर कौन सा मोटिवेशन होगा, बाहरी वाला कि आंतरिक वाला? तो आंसर होगा यहाँ पर आंतरिक मोटिवेशन होगा उत्पन्न। और जब आंतरिक मोटिवेशन होगा तो वह टिकाऊ होगा। टिकाऊ का मतलब जानती हो क्या? वह साल भर पढ़ता रहेगा। साल भर पूरा सत्र तक क्या करेगा, वह पढ़ता रहेगा। यही वजह है कि एनईपी किसकी बात करता है यहाँ पर। एनईपी 2020 में वह बढ़ावा देता है किसको, सेल्फ को, सेल्फ असेसमेंट को। जी। तो देखो, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट अभी तुम लोग अपना एक डायरी में लिखती होगी, चाहे हम तो यहाँ लिखते हैं कौन सा चैप्टर कितना दिन में खत्म करना है, कैसा क्या करना है। देखो ये बच्चा क्या किया, ये बच्चा अपना सेल्फ असेसमेंट के लिए ऐसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तुमको। हाँ सर। ठीक है। तो दिख ये रही है। बच्चा क्या कर रहा है, अपना ना स्टेटमेंट को रख रहा है क्या, कि क्या मैं समय पर अपना काम पूरा कर पाता हूँ, क्या मैं समय पर टारगेट जो है हमारा चैप्टर खत्म करने का कर पाता हूँ। तो देखो, 5 पॉइंट लग दिया, मुझे बहुत अच्छा आता है। अगर ये वाला है तो यहाँ टिक कर देगा। लेकिन अगर ये बोलेगा मैं कक्षा में ध्यान से सुनता हूँ क्या, तो सोचेगा नहीं, हम ध्यान से नहीं सुन रहे, हमको मदद चाहिए, तो उसमें कहाँ लगा देगा, यहाँ पे लगा देगा टिक। मैं अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाता हूँ, तो बोले नहीं, हमको बहुत शर्म लगता है, हम जानते तो हैं लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे पाते, तो यहाँ पे टिक लगा लेगा। अब ऐसा टिक लगा करके वह क्या सोचेगा, वह जब भी पढ़ने के लिए बैठेगा अपना स्व आकलन कर लिया, तब उसे पता चलेगा क्या, कि हमको यहाँ पर कमजोरी है, यानी हमको कहाँ ध्यान देना है, हमको इस हिस्से में ध्यान देना है। फिर ये वाला हमारा कमजोर कड़ी है, तो हमको कहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर। यहाँ पर ध्यान देना है, यानी हमको बार बार बोलने का क्या करना, अभ्यास करना है। तो ये वाला उत्पन्न करता है आंतरिक प्रेरणा, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन, जो लॉन्ग टाइम तक टिकती है, और जिससे उसका जो अधिगम है, यानी कि जो लर्निंग है, वो क्या होता है, बेहतर होता जाता है। तो स्व आकलन क्यों महत्वपूर्ण है, बता सकती हो? क्यों महत्वपूर्ण है स्व आकलन? सबसे पहले बच्चा खुद को क्या समझता है, खुद को बेहतर जान जाता है। तेरा दिल ही तो जानेगा तेरा तैयारी है कि नहीं है, तुम पास करोगे कि नहीं करोगी। हम और तुम्हारे घर के लोग उतना नहीं आकलन कर पाएंगे। दूसरा, आकलन सेल्फ कर रहे हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तीसरा, सीखने की जिम्मेदारी वह खुद लेगा। और जब खुद लेगा तो वही ये हम पढ़ा दिए कि जब खुद जिम्मेदारी ले रहा है, यानी प्रेरणा कौन सी ले रहा है, आंतरिक वाली जन्म हो रही है उसमें। और जीवन भर सीखने की आदत क्या होती है, विकसित होती है। तो यह किसका फायदा है, यह स्व आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट का फायदा है ये। तो अब उस तरह से यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये अपना होमवर्क रख रहा है। क्या होमवर्क रखता है, मैं किन चीजों में और बेहतर करना चाहता हूँ। तो मालूम चला कि हम इकोनॉमिक्स में और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मालूम चल रहा है कि हम इंग्लिश से ग्रामर में और बेहतर कर सकते हैं। फिर मालूम चल रहा है कि जो सब्जेक्ट का पेडागोजी है उसमें भी हम ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो हम अपना एक टारगेट बना लिए, ये गोल्ड मेडल लाने का क्या, कि हमको पहले इकोनॉमिक्स में अच्छा नंबर लाना है, क्योंकि वो मेहनत करने से आ सकता है। फिर सब्जेक्ट का पेडागोजी में भी लाना है, क्योंकि बाकी लोग इसको पढ़ता नहीं है। फिर इंग्लिश वाला ग्रामर को भी थोड़ा देख लेना है, हिंदी का ग्रामर को भी ले लेना है। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, गोल्ड मेडल आ जाएगा। तो ये किससे होता है, सेल्फ असेसमेंट से होता है। तो इसमें क्या हो गया भाई, तो याद रखना कि सेल्फ असेसमेंट में कुछ चीज होता है कि तुमको ईमानदारी से करना होगा, घमंड में नहीं जाना होगा। ईमानदारी से आकलन करो, अपनी खूबी पर क्या करो, गर्व करो, लेकिन घमंड नहीं करो। और अपनी कमजोरी जो है वहां हतोत्साहित नहीं हो, बल्कि अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए क्या बनाना है, योजना बनाना है। और इस तरह से धीरे धीरे तुम कल से आज बेहतर होगी, और आज से फिर कल तुम्हारा आने वाला जो भविष्य है वो भी क्या होगा, बेहतर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सेल्फ असेसमेंट समझा दिए, बाकी कुछ इसमें बचा हुआ नहीं है समझाने का सेल्फ असेसमेंट में। और लास्ट वाला देखो, एक होता है हमारा, नहीं, और एक है ना पीयर असेसमेंट, और एक होगा लास्ट में टीचर असेसमेंट। तो पीयर असेसमेंट जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सहकर्मी आकलन, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। यस सर। सहकर्मी आकलन। आकलन। ठीक, देखो, जब बच्चे के दोस्त या सहपाठियों से काम के बारे में फीडबैक देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सहकर्मी आकलन। पहले पिक्चर देख लो, सहकर्मी आकलन क्या होता है। देखो यहाँ एक हमारा बाबू है, ये अपना पेंटिंग वेंटिंग बनाया है, या ये लड़के अपना पेंटिंग बनाई है। तो लड़की जब पेंटिंग बनाई है तो ये लड़का कितना अच्छा से उसका तारीफ कर रहा है।
ये तुम्हारा चार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन तुम से रंग और भरो, हेडिंग भर दो, या और भी क्या लगेगा, मजेदार लगेगा। तो देखो, हम लोग अपना डायरेक्ट कॉपी अगर टीचर के पास देते थे, तो बचपन याद करो, वहाँ उसमें डर लगता था कि पता है टीचर जो से मजाक न उड़ा दे, चाहे डांट न दे, चाहे कुछ कमी न निकाल दे, कॉपी जमा करने में थोड़ा डर लगता था। लेकिन वहीं अगर आप अगल बगल का दोस्त लोग से सर बोलते थे आपस में कॉपी अदला बदली करो, वहीं जांच लो, उससे झिझक भी कम होता है, और फीडबैक भी मिल जाता है, और हम लोग अपने आप में क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, तो यहाँ पर बच्चे जो है सो एक दूसरे के काम को ध्यान से देखेंगे, जहाँ अच्छी बात है उसकी क्या मिल जाती है, सराहना, सुधार करने के लिए वो लोग सुझाव भी देता है, और देखो तालमेल, हाथ मिला रहा है, यानी एक दूसरे से सीखता है, सामाजिकता का यहाँ पर क्या होता है, विकास होता है। ये कौन सा हम लोग असेसमेंट पढ़ा रहे हैं, बता सकती हो नाम उसका? पेयर नहीं सर। असेसमेंट। पीयर अच्छा। असेसमेंट। तो पीयर असेसमेंट का फायदा, सबसे पहले आत्मविश्वास तेरा क्या होगा, बढ़ेगा, बच्चों को पता चल जाता है कि उसका काम महत्वपूर्ण है। दूसरा, सीखने की समझ कैसी होती है, गहरी होती है, दूसरा काम देखकर नई चीज सीखने को मिलती है। अब तीसरा वाला हमारा फायदा क्या है, जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, यानी कि बच्चे सोच समझ कर फीडबैक देते हैं, जल्दी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई भद्दा कमेंट नहीं कर देगा। और माहौल हमारा नकारात्मक की जगह क्या बनता है, सकारात्मक, एक दूसरे की मदद और प्रोत्साहित करने की क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। कब सा, पीयर असेसमेंट वाला में। तो इसका पीयर असेसमेंट जो होता है, सब प्रक्रिया को देखो, ये होता कैसे है। तो सबसे पहले मैडम जी आएगी, और तुमको क्या देगी, एक क्राइटेरिया समझाएगी कि देखो बाबू, अगर हेडिंग देगा तो तुम 5 नंबर देना, अगर कलर भरेगा तो 4 नंबर देना, साफ सुथरा रहेगा तो 3 नंबर देना। तो पीयर असेसमेंट ऐसे नहीं होगा, पीयर असेसमेंट होने के पहले क्या होता है, क्राइटेरिया, नॉर्म्स और क्राइटेरिया पढ़ाए थे ना तुम लोगों को पिछले साल। सो जी तो नहीं सर। रही है तुम लोग? मनीषा, नहीं सो रहा है। तो म्यूट करी है मनीषा और प्रियंका दोनों। सॉरी सर, हमको लगा ये किए हैं। सोना मत, एग्जाम है ना, सो मत जी जाना, ठीक सर। है। हाँ तो देखो, अब प्रियंका तेरा भी म्यूट ही है। जी सर। ठीक है, सोना नहीं है, म्यूट रहोगे तो नींद हावी हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी एमसीक्यू यहाँ नहीं ना रखे हैं, थ्योरी चला रहे हैं, तो थ्योरी में नींद आता है। देखो, तो क्राइटेरिया और नॉर्म्स पढ़ा चुके थे पहले वाला में। तो सब जो जो हमारा सहकर्मी आकलन होगा, यानी पीयर असेसमेंट, उसमें मैडम शुरू में क्या करेगी, क्राइटेरिया दे देगी। ये वाला कागज में लिख करके क्या दे दे रही है मैडम, यहाँ क्राइटेरिया दे रही है कि बच्चों ये हम्म। रहा तुम्हारा क्राइटेरिया, इसके अनुसार तुमको अपने दोस्तों का क्या करना है, असेसमेंट करना है। अब क्राइटेरिया जब मिल जाएगा, अब बच्चे को होमवर्क मिल गया, चलो तुम प्रोजेक्ट बनाओ पेंटिंग वेंटिंग करने का। तो देखो, ये ड्राइंग व्राइंग करने का प्रोजेक्ट दिया है, तो मैडम ये बच्चा लोग ड्राइंग कर रहा है, यानी सेकंड स्टेप में क्या होगा, बच्चा अपना काम क्या है, लग गया अपना काम करने में लग गया। अब तीसरा क्या आ गया, इसका दोस्त का, देखो लड़का बनाया है पेंटिंग और लड़की आ गई है असेसमेंट करने के लिए। तो बच्चे एक दूसरे का काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं कि कैसे काम कर रहा है। अब तो असेसमेंट का पारी आएगा। अब देखो ये क्या करेगा, कि यहाँ पर वह अच्छी बात बता रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं, अरे तुम ऐसा लिख रहे हो, हेडिंग का ऐसा करो ना तो और अच्छा लगेगा। ये लड़की इसको इशारा कर रही है, इशारा कर रही है, तो इसके लिए तो और सकारात्मक ना माहौल बन रहा है, कंपटीशन तो यहाँ है नहीं, हम्म। सामाजिकता का बढ़ावा हो रहा है। और लास्ट में बच्चा क्या किया, हंसते हंसते देखो अपना प्रोजेक्ट को बना लिया और मैडम को दिखा रहा है। तो मैडम यहाँ पर फैसिलिटेटर का काम की, गाइड का काम की, और बच्चा यहाँ एक्टिव रहा, और लर्निंग हमारा सक्सेस हो गया, बिना किसी दंड का, बिना किसी नेगेटिविटी का। पनिशमेंट। तो यही तो है हमारा पीयर असेसमेंट। इसमें सब कोई क्या हुआ, एक भाई बहन के जैसा अच्छे से रहता है। तो याद रखना कि जो पीयर असेसमेंट होता है, पीयर असेसमेंट में फायदा क्या है, कि तुम एक दूसरे का क्या क्या सीखोगी, सम्मान करना सीखोगी, ईमानदारी को सीखोगी, और एक दूसरे का सहयोग करना सीखोगी, जो कि आज के जमाने में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जैसे बाकी का असेसमेंट में आलोचना होता है, अगर हम टीचर हैं तो बोले अरे तुम्हारा 10 नंबर आया है और मेहनत करो, तो आलोचना ही तो हो गया। लेकिन पीयर असेसमेंट में हम्म। तुमको सम्मान, ईमानदारी और सहयोग मिलता है, यानी ये वाला हमारा रचनात्मक फीडबैक चला जाता है। क्लियर हो गया पीयर असेसमेंट? जी सर। हम्म। जी। ठीक है, तो यहाँ 31 मिनट हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग छोटा रखेंगे ना वीडियो को, तो दूसरा लिंक भेजते हैं, उसको ज्वाइन करना, ठीक है।